नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 के लिए चलिए हम लोग देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें वर्क एनर्जी पावर से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया है। आज क्लास नंबर 4 या पार्ट 4 भी कह सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है या पार्ट 3 जो हमने कल करवाया है, जिसमें वर्क के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्कशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने किया है, और कल के क्लास में 1 घंटे से प्लस की हमने क्लासेस रखी थी, जिसमें आपको पूरा पावर का कंसेप्ट मैंने दिया। पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस के बारे में मैंने समझाया। अगर कहीं भी अगर आपको लिखा मिलता है पावर कोई भी इंजन की या कोई भी मशीन की 100 वाट है, तो इसके बारे आपको समझाया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया। ना केवल मैंने आपको बताया कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम होता है, या वर्क डन की जगह आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे वेलोसिटी का केवल ये फॉर्मूला तक मैंने आपको सीमित नहीं रखा, बल्कि मैंने आपको यहाँ पर इसका फिजिकली, यानी कि आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि पावर उस इंजन की या उस मशीन की या कोई व्यक्ति की जो क्षमता है, शक्ति है 100 वाट। इसका मतलब ये है कि पावर होता क्या है, कार्य करने की दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी कार्य को कितने समय में किया जा रहा है, वही होता है पावर। तो 100 वाट कहने का मतलब क्या था? 100 वाट कहने का मतलब ये था कि वो व्यक्ति जिसकी पावर दी हुई है, या कोई इंजन या कोई मशीन, वो क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना कार्य कर रहा है भाई? 100 जूल कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये होता है। अगर पावर आपको लिख दिया जाता 200 वाट, इसका कहने का मतलब क्या है कि वो इंजन, मशीन या व्यक्ति या कुछ भी चीज, एनीथिंग, इसका कहने का मतलब ये है 200 वाट पावर। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये कितना कार्य कर रहा भाई? 200 जूल। तभी तो आप पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम लिखते हैं। तो कितना वर्क कर रहा है? ये 200 जूल वर्क कर रहा है, और कितने समय में? 1 सेकेंड में। तब तो जाके पावर आता है आपका 200 वाट। और इसकी आपके बारे में मैंने एसआई यूनिट हो, चाहे एमकेएस यूनिट हो, चाहे सीजीएस यूनिट हो, ये सारी चीजें हमने क्लियर किया था। पावर का क्या होता है भाई? वाट। और यहाँ वर्क का आप क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं। आज आप देखेंगे जब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपका इसका इस्तेमाल आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो वो भी मैं आपको देखना चाहता हूँ। इसके अलावा फिर आपने यहाँ से बहुत, मतलब ये फॉर्मूला में ये आपको करवाया कि आप इस फॉर्मूला के आधार पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए भाई, कंसेप्ट के आधार पर आप क्वेश्चन को बनाएंगे। सेंटेंस पढ़िए, और अब वहां अगर पावर दिया हुआ है 200 वाट, ठीक है, और आपको बोल दिया जाएगा कि ये 20 सेकंड कार्य कर, 20 सेकंड क्या करती है भाई? कार्य करती है। कोई मशीन है जिसकी क्षमता 200 वाट है, पावर शक्ति 200 वाट है, जो 20 सेकंड अगर कार्य करती है, तो कितना कार्य करेगी? 20 सेकंड में ये कितना कार्य करेगी भाई? तो अब आपको यहाँ पे वर्क डन अपन टाइम, पावर का वैल्यू पुट करिए, टाइम का वैल्यू पुट करके वर्क निकालिए। यानी इसको आप कैसे बनाते हैं? वर्क डन अपन टाइम, पावर का वैल्यू 200 पुट करते, वर्क निकालना था, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4000 आप बोलेंगे जूल। तो हम नहीं चाहते कि आप ये कार्य करें भाई। इन सब चीजों के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करें। हम क्या चाह रहे हैं, या आपको हमने क्या करवाया, सिखाया है भी है, हमने ये बोला कि पावर आपका 200 वाट दिया है, तो भाई दिमाग में क्लियर है कि 1 सेकंड में 200 जूल कार्य हो रही है भाई। हमें 20 सेकंड में पता करना है, तो 20 दूनी 4000 हो गया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ना कोई कॉपी ना कोई पेन, आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए कॉपी पेन। ये आज एक दिन में ये चीजें नहीं हो पाएगी। जब तक इसको आप 2 4 5 बार चीजों को देख लीजिए, 2 4 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ही आ पाएगी। ये जैसे क्वेश्चन है कि 20 सेकंड में कितना कार्य करेगी भाई ये इंजन, या फिर कोई मशीन है, या कोई भी व्यक्ति है। तो 200 वाट देखने का मतलब हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये मशीन, इंजन या व्यक्ति 1 सेकंड में 200 जूल कार्य करती है। आपसे पूछा जा रहा 20 सेकंड में, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 4000 जूल हो जाएगा। समझ में आया? तो फिजिक्स कंप्लीट मैथ्स है, और कंसेप्ट, मैथ्स मतलब कंसेप्ट होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले एनर्जी, लेकिन एनर्जी का भी हमने पूरा फुल कंसेप्ट आपको कल दिया है। आज हम लोग एनर्जी के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पावर और एनर्जी के बीच में पूरा कंप्लीट डिफरेंस करके सिखाया था कि कोई भी कार्य को कितना समय में किया जा रहा है ये बताता है, या कितने जल्दी किया जा रहा है वो डिसाइड होगा पावर पे, और कितना अधिक समय तक कार्य किया जा रहा है ये डिपेंड करता है आपके एनर्जी के ऊपर। जैसे कि आप 2 घंटे
में 2 चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, आपकी क्षमता नहीं होती कार्य पढ़ने की। लेकिन वही दूसरा जो छात्र है वही 2 चैप्टर को पढ़ने में वो 4 घंटे का समय लगाता है, इसके बावजूद भी वो 4 घंटा और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहा, तो उसकी पावर तो बिल्कुल कम है, क्योंकि इसने क्या किया, 2 चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट किया, लेकिन इसने 2 चैप्टर को 4 घंटे में, तो पावर कम है, इसकी पावर कम है, लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि स्टडी आवर ये 8 घंटा 4 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, ये 2 घंटा में ही पढ़ जा रहा है। तो एनर्जी क्या है भाई, कि आप कितने अधिक देर तक, आपकी कितनी क्षमता है ना, आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है, चलिए आज हम लोग एक बार फिर से एनर्जी के बारे में ही हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। हालांकि कल मैंने पूरा क्लियर किया था, एक बार एनर्जी को फिर से देख लेते हैं। एनर्जी कहने का मतलब क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हिंदी में क्या करेंगे, क्या है भाई, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को आप क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी। अच्छा एक चीज और भाई, मैंने वो क्लास स्टार्ट कर दिया, ना ही बोला लाइक शेयर करने की। एक चीज समझ लीजिए, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो या आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा, देखिए यूट्यूब का मतलब एक लेक्चर भी अगर आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, मतलब फायदेमंद नहीं है, तो मैं कल से फिर आपको वीडियो देना बंद कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की मैं वीडियो डाल करके अपना काम करके निकल जाता हूँ, पूरी कंसेप्ट ओरिएंटेड चीजें मैं दे रहा हूँ। जो चीजें नहीं दिया हूँ या जो चीजें नहीं दूंगा वो एप्लीकेशन में दूंगा, वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है या जुड़ ही जाइए पेड कोर्स में, बिल्कुल नहीं। आप कहीं और से भी जुड़े हैं तो उस टॉपिक को वहां से खत्म करिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो टॉपिक यहाँ नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, उससे भी शानदार वे में। अगर आप सामर्थ्य है, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से 200-300 फी खर्च कर सकते हैं तो जुड़िए। लेकिन देखिए अब यहां यही इंपॉर्टेंट है कि आपने 3 क्लास किया, 3 क्लास में आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि क्या कंटेंट। 2 क्लास में वर्क न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, पावर का कल आपने देखा है कंसेप्ट भरपूर न्यूमेरिकल्स। आज एनर्जी देखेंगे, कल हम लोग फिर पूरा क्वेश्चन, कल नहीं परसों आएगा, ठीक है, 1-2 दिन में भी गैप होगा, ठीक है, शायद वीडियो आने में, तो हम लोग पूरा कंप्लीट फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। कोई फॉर्मूला पे आपको बेस्ड नहीं बना दूंगा कि फॉर्मूला पुट करिए और आंसर गेट करिए। भाई फॉर्मूला तो यहाँ मैं सारे चीजें तो रख ही रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला से भी फास्ट वे में अगर आप कंसेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, और जिस तरीके से नोट्स दे रहे हैं, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एक सिंगल लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप खुद का नोट्स बनाएगा और भी बहुत शानदार होगा आपका। तो लाइक करना है भाई, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जहां भी बड़े टीचर के साथ पढ़ रहे हो उन तक पहुंचाइए। मेरी भाई आपसे यही बस एक विनम्र आपसे निवेदन है, बाकी आप इतना कर दें, बाकी आपका काम मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आइए भाई, एनर्जी का डेफिनेशन हमने देखा क्या कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी क्या है भाई एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है एनर्जी है क्या, घुमा फिरा करके क्या है भाई, कार्य करने की क्षमता, है ना, कि आप कितना कार्य कर सकते हैं। तो इट मीन्स कार्य करने की क्षमता को ही आप क्या कह रहे हैं, एनर्जी कह रहे हैं। यानी एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता ही है। तो सिंपल सी बात है, कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य का अगर एसआई यूनिट जूल है, ठीक है, तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। कार्य अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। यहां तक चीजें तो क्लियर है, कल हमने इसको करा ही दिया था, ठीक है। अब कुछ आगे चीजों को हम लोग बढ़ाते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। देखिए जो एनर्जी है आपका, इसको हम लोग 2 भाग में कैटेगराइज करेंगे। एक होगा आपका, और भी एक मैकेनिकल एनर्जी भी देखेंगे हम लोग आगे। अभी 2 एनर्जी को समझिए, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा, और ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं, सॉरी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा और ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहां से चीजों को कुछ समझिए, निकालना सीखिए। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, यहां पे क्या है भाई, गति है, ठीक है। यानी इंग्लिश में यहां पे मैं लिख दूं, ये है आपका काइनेटिक, और यहाँ पे क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। चलिए, यानी यहाँ पे एक वर्ड है आपका काइनेटिक्स, यानी यहाँ पे एक वर्ड आपने फाइंड आउट किया, क्या वो फाइंड आउट किया आपने, गति के कारण, यानी वेग भी बोल सकते हैं, काइनेटिक्स
काइनेटिक्स का मतलब होता क्या भाई, स्पीड है ना, या वेलोसिटी। एक शब्द यहाँ निकाला। अब यहाँ पे आपने क्या दूसरा शब्द निकाल रहा है, स्थितिज ऊर्जा में आपने यहाँ स्थिति निकाला, यानी यहाँ पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल कहने का मतलब पोजीशन, या आप लिख सकते हैं शेप, या आप लिख सकते हैं आकार। समझिएगा, यहां आपने एक शब्द निकाल लिया स्थितिज, यानी कि पोजीशन, शेप या आकार। तो अब देखिए, ये आप जो अभी जो यहाँ पे डिवीजन किए हैं एनर्जी को, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक पोटेंशियल एनर्जी में, तो पहली बात हमें ये क्लियर करिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है भाई, एक प्रकार की ये क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये ऊर्जा जो है किस कारण उत्पन्न हो रही है, तो गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वो उस ऊर्जा या वो एनर्जी जो वेग, गति के कारण उत्पन्न होती है, उसे आप क्या कहेंगे भाई, उसे आप क्या नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। और वो ऊर्जा जो स्थिति में चेंज आने के कारण या शेप एंड साइज में परिवर्तन आने के कारण, आप उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, अभी ये आपका कोई एक गाड़ी है, इस प्रकार से अभी रुकी हुई है, यानी अगर रुकी हुई है तो वेलोसिटी क्या है भाई, इसके पास 0 है। और अगर ये 0 है तो इसके पास कोई एनर्जी होगी। एनर्जी क्या है मेरे भाई, एनर्जी कुछ नहीं है, कार्य करने की क्षमता है। तो अभी वेलोसिटी 0 है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ mv²। अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहां पे इसने क्या किया, इसने अपने गाड़ी को ऑन किया, स्टार्ट किया। तो अब इसमें क्या आ गया भाई, मोशन आया। मोशन आने के बाद यहाँ पे जब गाड़ी पहुंचा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, यानी इसके पास क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो भाई एक बात बतलाइए, ये जो गाड़ी यहां से यहां पे आई है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा। अब ये जो कार्य हुआ है किस कारण में, ये गति के मोशन आने के कारण, यानी कि गति के कारण इसमें कार्य हुआ है। तो गति के कारण कार्य हो रहा है, तो वहां पे कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी, मैंने क्या बोला, गति के कारण उत्पन्न कोई भी ऊर्जा, उसको आप क्या कहेंगे, गति के कारण उत्पन्न कोई भी ऊर्जा या गति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वो क्या होता है, आपका गतिज ऊर्जा होता है। और पोजीशन में चेंज आने के कारण, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, अब आप इसको उठा करके आप यहां रख दिए हैं, तो भाई इसका पोजीशन अब आपका यहां चेंज हुआ कि नहीं, एच हाइट सर्टेन कुछ इसने ऊपर हाइट पे ये चला गया है, या फिर कोई अभी ये स्प्रिंग है इस प्रकार से, ठीक है, नॉर्मल। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण ये स्प्रिंग क्या आ गया, खिंचाव आया कि नहीं, यानी कि इसका पोजीशन चेंज हुआ, या इसका बोल सकते हैं शेप एंड साइज, आकार में परिवर्तन आया। तो ये शेप एंड साइज में परिवर्तन आने के कारण इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका शेप एंड साइज या फिर कह लीजिए या पोजीशन चेंज हुआ, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि कुल मिलाकर के आपने क्या समझा यहाँ पे, चलिए आपने क्या समझ लिया है, एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। आपने क्या समझा यहाँ पे एनर्जी के बारे में, आपने यहाँ पर क्या देखा, एनर्जी के बारे में देखा। एनर्जी क्या होता है, कुछ नहीं भाई, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को आप क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को आपने दो भाग में डिवीजन किया, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के पास आएंगे क्योंकि भर भर के सवाल यहाँ से पूछा भी गया है मैकेनिकल एनर्जी से, तो आएंगे उसके पास भी। एक हो गया काइनेटिक एनर्जी और एक हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है, इस गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होगी उसको आप क्या कहेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थिति में या आकार या शेप एंड साइज में परिवर्तन, तो मैं लिख दे रहा हूं पोजीशन में या स्थिति में या आकार में या साइज में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, एक mgh होगा, ठीक है, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट पर भी हम लोग आकर उस पर बात करेंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाफ mv²। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप्स के भाई, दो टाइप्स के, अभी दो टाइप्स के बस आपको समझ के चलना, बहुत टाइप्स के होते हैं। हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, उसके बाद आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, बहुत टाइप की एनर्जी होता है। अभी दो टाइप्स के एनर्जी को बस समझिए कि एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी मतलब सिंपल है भाई, जो गति के कारण उत्पन्न उस ऊर्जा होगी उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाफ mv² फॉर्मूला होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत है, अभी काइनेटिक एनर्जी में बहुत डेप्थ में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं आपको, बस इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। अब अगर इसका पूछ लिया जाए ऐसा ही यूनिट, तो भाई एनर्जी है तो क्या होगा, जूल होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ही यूनिट क्या होगा, जूल होगा। अच्छा कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर वेक्टर, भाई तो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य स्केलर तो एनर्जी स्केलर, और अगर एनर्जी स्केलर तो वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, वो होगा क्या भाई, स्केलर ही होगा। तो आपको याद कुछ नहीं करना है, पहली बात तो ये। तो अभी आ जाइए यहाँ पे, यहाँ 9वां पॉइंट में पहले चीजों को क्लियर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी क्या है मेरे भाई, एनर्जी क्या है आपका, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये आपकी एक अदिश राशि है, ठीक। और इसकी अगर एसआई यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए, एसआई यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे साहब, जूल बताएंगे, ठीक है ना। क्यों बताएंगे ये आपको क्लियर है। एनर्जी होता क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। सारे पॉइंट्स को एक जगह ही हम रख करके आपका पूरा एकदम निचोड़ यहाँ पे रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। फाइनल जब हम लोग मैराथन क्लास कर रहे होंगे वर्क एनर्जी पावर का, हर एक चैप्टर का करेंगे, तो देखिएगा ये कितना काम आने वाला होगा, ये जो कंटेंट मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी इन सब चीज़ों को हम लोग हटा लेते हैं। एनर्जी पहले क्लियर हुआ कि नहीं भाई, एनर्जी क्या है, जो आप कार्य करते हैं वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी है कार्य करने की, और वो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। पावर शक्ति क्या है, कितना जल्दी कोई भी कार्य को किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। तो एनर्जी क्लियर हुआ कि नहीं, पहले मैं ये बताइए। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी में कोई बहुत बड़ा तोप चीज आपने नहीं देखा। काइनेटिक एनर्जी में नाम में ही आ रहा है काइनेटिक, यानी गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण, ठीक है। काइनेटिक यानी कि मोशन के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होगी किसी वस्तु में गति के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट है, वेलोसिटी 0 है, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे ही इसमें मोशन आ गया, अब ये मोशन किस कारण आया होगा भाई, आपने क्या एक्सेलरेटर लिया है, ठीक है ना, गाड़ी स्टार्ट किया तो भाई फोर्स लगा होगा ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं भाई। तो भाई फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, इट मींस अब इसमें वेलोसिटी आ चुका है। अगर वेलोसिटी आ चुका है तो इट मींस क्या है, इसके पास एनर्जी है, किसके कारण, वेलोसिटी के कारण, वेग के कारण, गति के कारण। तो कौन सी एनर्जी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर ये फोर्स इधर लगाया है, इधर डिस्प्लेसमेंट और कार्य हो रहा है, कार्य यहाँ पे किस फॉर्म में हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में। कौन सा एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात कर ले पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, पोजीशन में चेंज आने के कारण जो ऊर्जा होती है। तो अभी मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ, आपने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो इसके पास कोई ना कोई तो एनर्जी है, रखा हुआ तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास होगी नहीं भाई। तो कौन सी एनर्जी है, तो ये हाइट के कारण जो उत्पन्न एनर्जी हो रही है इसके पास, है ना, ये क्या है, हाइट के कारण, यानी पोजीशन इसका चेंज हुआ है, स्थिति। या फिर अगर ये स्प्रिंग का एग्जांपल मैंने दिया, अभी नॉर्मल है, जैसे आपने तो खींच लिया, तो अभी इस स्प्रिंग को खींचा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या आपने के पास ये नॉर्मल जो स्प्रिंग है, अब आपने इसको इधर दबा दिया इसको, तो ये अब स्प्रिंग और दब गया, तो इसके पास भी क्या हो गया, पोजीशन, इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया ना, तो इसके पास कुछ एनर्जी होगा, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अभी हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी ये समझ में आया ना, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स देखेंगे, तब अभी हम लोग आएंगे स्प्रिंग के बारे में पूरा डिटेल आपको डिस्कशन कर लेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी मोर देन सफिशिएंट, जितना मैंने बताया, अब उसके केवल हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो और भी चीजें आपको क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या है भाई, 3 4 5 चीजें याद रखिए कि ये जो ऊर्जा है या ये जो एनर्जी है किस कारण उत्पन्न होगी, पोजीशन के चेंज होने के कारण, यानी कि स्थिति में चेंज, बदलाव आने के कारण। आकार लिख लीजिए, शेप लिख सकते हैं, या फिर आप साइज लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आकार, आकृति, यहां होगा आकार, आकार हो गया, शेप ये हो जाएगा भाई आकृति, ठीक है ना, शेप मतलब आकृति हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे आकृति। और कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका कन्फिग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कन्फिग्रेशन,
यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण। तो देखिए अगर कोई वस्तु की स्थिति बदल रही है, यानी कि स्थिति बदलने का मतलब क्या है रहा, उसका एक जगह से दूसरे जगह वो शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन ये हाइट के फॉर्म में होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, हाइट के फॉर्म में, हमेशा याद रखिएगा हाइट के फॉर्म में अगर स्थिति चेंज हो रही है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, आपने इसको यहाँ ले आया है, तो इसका भी तो पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ आया है, लेकिन यहाँ पे हाइट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि अब आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स के बारे में। तो दो प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है मेरे भाई। और एक होता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे प्रत्यास्था स्थितिक ऊर्जा। तो गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अब इसको आपने ऊपर उठा करके यहाँ रख दिया है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, यानी अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है, ठीक है ना। तो अगर अपनी ओर खींच रही है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे क्या आ गया, हाइट आ गया है, हाइट आ गया ना। तो वही बात यहां मैंने लिखा कि पोजीशन चेंज मतलब कब, हाइट जब उसका कुछ ना कुछ वहां पे चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां से आपने उठा करके यहां रख दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कहते हैं। तो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर अगर आपने ऊपर रखा है, तो इसके पास अब कौन सा एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए एक बार इसको अच्छे से हम लोग साफ करके बनाते हैं, डायग्राम में चीजों को समझाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, ठीक है, इसके नीचे में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने क्या किया भाई, कुछ वर्क किया इसके ऊपर, अब आप इसको ऊपर उठा कर यहाँ पे, अच्छा इसके ऊपर कितना आपने वर्क किया होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है ना, mgh, आपने फोर्स करके इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब अब हमको ये बताइए अब कि जो आपने इस ऑब्जेक्ट को मान के चलते हैं कि h हाइट आपने ऊपर उठा करके इसको यहाँ रख दिया है, अब इसके पास कौन सी एनर्जी है बताइए, काइनेटिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अभी आपका रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया यहाँ पे, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। अब पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, शेप और साइज। तो ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ ऐसे रहता, शेप एंड साइज में परिवर्तन हुआ नहीं, क्या पोजीशन चेंज हुआ है, बिल्कुल। देखिए पोजीशन यहां से आपका उठ के यहाँ पे आ चुका है, तो पोजीशन चेंज हुआ, इट मींस इसके पास क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। तो इसके पास कितना एनर्जी है भाई, कितना एनर्जी है, जिसको आपने उठा करके इसको रखने में जितना कार्य किया, कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा होती है। और यह ऊर्जा कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में, यानी कितना है भाई, mgh है, ठीक है। इसके पास कितना एनर्जी है, अभी इस ऑब्जेक्ट के पास mgh, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है कितना, mgh। ये समझ में आ रहा ना, पहले क्लास में जो मैंने आपको बताया था, इसको उठाने में किया गया वर्क निकालिए, mgh कैसे आया था वो बताया। और अब जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ ये जो ऑब्जेक्ट है, h हाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो कितना होता है, जो आप डायरेक्ट लिखते हैं u इक्वल्स टू mgh या फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये कैसे आ समझना, क्योंकि आपने इसको उठा करके यहाँ जो रखा है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने कार्य किया था, और वो जो कार्य किया है ये किस फॉर्म में हुआ है, एनर्जी या स्थिति में बदलाव आने के कारण। तो यही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपको बोल दिया जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या आप उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है mgh। तो जो स्थितिज ऊर्जा जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, गुरुत्व त्वरण के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और हाइट, कितना हाइट आप ऊपर ले जा रहे हैं। अगर आप इसको उठा के यहाँ पे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका हाइट यहाँ से क्या है भाई, जमीन सरफेस से क्या है, कम है। अगर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कम होगी। अब इसका हाइट अगर ज्यादा है, अगर हाइट ज्यादा होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में एक आपका क्लियर हुआ, गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए भाई, अब एकदम ध्यान से इसको भी समझिएगा पूरा, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगला जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई, वो है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता स्थितिक ऊर्जा। तो भाई यहां समझिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो मेनली ये एनर्जी जो आता है,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शेप एंड साइज में चेंज आने के कारण, शेप एंड साइज में चेंज आने के कारण, जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका स्प्रिंग। ये अभी नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी एल है। अब आपने क्या किया, इसके दो कंडीशन को आप मैं बता रहा हूं, इसको आपने क्या किया, फोर्स, इसमें एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आपने इसको खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है। इधर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसको इधर खींच दिया। तो अब देखिए क्या है, इसका जो लेंथ था ओरिजिनल, अब जो इसका लेंथ कितना आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, इतना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो यहाँ पे फोर्स जो आपने लगाया, यहाँ कार्य हुआ है, तो कार्य के कारण इसका देखिए जो शेप एंड साइज चेंज हो गया ना, स्प्रिंग का जो शेप एंड साइज अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टोर है, यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टोर है, तो या आप इसको कहेंगे भाई यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो स्प्रिंग में कौन सा, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना जो आपको दिखाई नहीं देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ये सब चीज नोट्स में लिखा हुआ है। यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपको दिखाई नहीं देती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट्स में ये लाइन आपका लिखा भी होगा। स्थितिज ऊर्जा को मैं पहले निकाल दूं, एनर्जी यहाँ पे आया, ये मोमेंटम हो गया, इम्पल्स, मोमेंटम इम्पल्स मैंने नहीं बताया भाई, वो सब मैंने क्लास में बताया, देखिएगा। अगर देखिए यहाँ पर देखिए, यह एक गुप्त संचित ऊर्जा यानी इंटरनल है, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी है जो आपको दिखती नहीं है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके छत पे रखी हुई है, ठीक है ना, छत पे टेबल या चेयर रखा होगा आपके छत पे, तो उसके पास एक एनर्जी है जो आपको दिख नहीं रही है, एक गुप्त संचित ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास, स्प्रिंग के पास कौन सा एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, या तो ऑप्शन में मिलेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको एक और केस में ले रहा हूं, यही क्या हुआ, अब स्प्रिंग के आपने इस साइड में आपने फोर्स इसको दबा दिया स्प्रिंग को, तो दबाने के कारण अब देखिए ये दब गया इस प्रकार से स्प्रिंग। तो इसका आप देखिए शेप एंड साइज यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, ये ओरिजिनल लेंथ अब ये क्या हो गया, एक्स इधर आ गया, यानी एक्सटर्नल फोर्स आपने इधर अप्लाई कर दिया। तो इसके पास में भी कुछ क्या हो गया, शेप एंड साइज में चेंज आए थे, यानी इसके पास भी कोई स्टोर हो चुका है एनर्जी, वो कौन सा फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए भाई, अब आपने फोर्स इधर लगाया है, लेकिन ये आप देखते हैं कि फिर से कुछ समय के बाद जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आप इसको छोड़ते हैं स्प्रिंग को, तो ये वापस फिर से ये इधर आ जाता है अपने ओरिजिनल जो आप इसका जो शेप एंड साइज में, क्योंकि इस डायरेक्शन में यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, यानी ये जो अब आपका स्प्रिंग है इस प्रकार से था, आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, ठीक है, तो आपने लगाया तो ये फिर क्या हुआ, ये यहां तक खींच करके आ गया, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ा तो ये वापस से इस साइड डायरेक्शन में आ जाता है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है ना भाई। तो अब एक बात बतलाइए, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन याद रखिएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स माइनस एफ आर। भाई माइनस एफ आर मतलब क्या, जितना आपने फोर्स लगाया ना, रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन, और इक्वल टू का मतलब आपको समझ में आ गया। अब समझिएगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इसका मतलब क्या है समझिए, देखिए ये आपने रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखाया है, लेकिन इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन किधर गया था भाई, ये खींच करके इस साइड में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स लगा, यानी कि फोर्स रीस्टोर इसको करके इधर ला रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका उधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और जो स्प्रिंग में खिंचाव जो आती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है भाई, रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई किया है, बाह्य बल आपने लगाया है, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी, ये खिंचाव भी आया है स्प्रिंग में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई। अब यहां से देखिए, इसको मैं यहां पे जैसे कि अब ये जो आपका क्या आ गया, देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स आपने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे भाई, जैसे कि ये आपका कोई एक स्प्रिंग है नॉर्मल अभी, ठीक है, अब आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर बाह्य बल लगा के खींचा, तो अब इसमें क्या है, इस प्रकार से खिंचाव आ गया, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा, अब इसका ओरिजिनल देखिए डिस्प्लेसमेंट इतना खिंचाव आ गया है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए भाई जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही डिस्प्लेसमेंट, और पॉजिटिव साइन क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब इसको अगर हम हटा देते हैं तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। ये के क्या होता है, ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का आपका यूनिट कई बार एग्जाम में पूछा है, तो एफ एक्सटर्नल अपन एक्स,
तो एफ एक्सटर्नल क्या हो गया न्यूटन और एक्स क्या हो गया मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, सीजीएस में बोलेगा तो डाइन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट भी। चलिए यहाँ पे आ जाइए एक बार, नोट डाउन ये सारा पॉइंट हम लोगों को करते चलना है। यहाँ पे 10वां पॉइंट पे अभी हम लोगों को क्या यहाँ पे लिख देना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। चलिए ठीक है, ये भी क्या होगा भाई, स्केलर होगा, ठीक है। एंड एसआई यूनिट क्या होगी भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी मेरे भाई, जूल होगी, ठीक है, क्या होगी, जूल होगी। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि सारा फॉर्मूला एक जगह रखेंगे, समझ में आ रहा ना हर एक चीज को। देखिए जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और इसको भी आप कर रहे हैं भाई, यकीन मानिए फिर आपका फिजिक्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग एक चैप्टर सब्जेक्ट के तौर पर बाहर निकल रहा होगा। यानी अब बात कर ले पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, mgh। ये भी क्लियर हो गया आपका। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। चलिए अब अगला जो हो गया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखिएगा, अब इसको इतना हम ये डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। इलास्टिक यानी कि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी जो स्टोर होता है ना, यानी ये जो आपका स्प्रिंग था आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसके पास जो एनर्जी स्टोर हो वो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगला पॉइंट आपको मैं बता दूं 13th नंबर में, जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मैंने क्या बताया, एसआई यूनिट। स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन पर मीटर होता है। और आपका सीजीएस में बोल दिया जाएगा तो डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ठीक है। इतना अभी तक हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया। चलिए स्पेस बनाते हुए चलेंगे, सारी चीज़ों को इधर हटाते हुए, क्योंकि सारे फार्मूला को भी एक जगह रखना है, क्योंकि अल्टीमेट लास्ट में बहुत काम आने वाला है ये सारी चीज़ें हमें, ठीक है ना। कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया ना नहीं भी क्लियर हुआ अभी फिर से क्लियर मैं करा दूंगा, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ा है वो एक बार मैं आपको फिर से सारी चीज़ों को समझाता हूँ एक जगह करके, ठीक है। पहले एक स्पेस बना लिया जाए भाई थोड़ा, ठीक है ना, तो चीज़ों को लिखने में सुविधा होगी मुझे भी और आपको भी समझने में। चलिए भाई ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको बताया एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है भाई, कुछ नहीं, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। फटाफट सुनिएगा ध्यान से। एनर्जी दो प्रकार के, बहुत तरह के होते हैं, मैं दो प्रकार का भी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी और एक हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब हम लोग आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हमने दो भाग में कैटेगराइज किया। एक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, और एक है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थता स्थितिक ऊर्जा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटी के कारण, यानी कि पोजीशन चेंज होने के कारण, स्थिति में परिवर्तन आने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, शेप साइज में परिवर्तन आने के कारण। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्प्रिंग का। अब ये स्प्रिंग नॉर्मल था, अब इसको मैंने इस एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में बाह्य बल मैंने लगाया, तो इस स्प्रिंग में क्या आता है, इस प्रकार से खिंचाव आ गया, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ में चेंज, यानी कि इतना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना भाई। और इसको जब एक्सटर्नल फोर्स आप स्प्रिंग को अब आप छोड़ दीजिए, तो छोड़ देने के बाद क्या मिलता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। इसके जस्ट अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, वह बल, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है पहले ध्यान से समझिएगा। रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं, वह बल जो स्प्रिंग को अपनी पहली वाली अवस्था में लाने का काम करता है, इसको पहली वाली अवस्था में लाने का काम कर रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, -x का। मतलब ये इसका मतलब ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हुआ था, रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा। अच्छा, जो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लेकिन माइनस होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फिर हमने आपको बताया एफ एक्सटर्नल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना भाई, तो इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाते तो क्या आता है, के एक्स आता है। इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन सेंटीमीटर। बस इतना ही चीज हमने आपको बताया। अब इसका थोड़ा सा हम लोग
फिजिकली डेली लाइफ से जोड़ करके क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको आप समझिएगा। जैसे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, एक केस मैं आपको ले रहा हूं। ये आपका कोई एक बॉल है, ठीक है मेरे भाई। अभी ये जो बॉल है आपकी रुकी हुई है, ठीक है। ये बॉल क्या भाई, रुकी हुई है। अब कुछ देर के बाद इसमें क्या हुआ, आपने फोर्स लगा दिया तो अब इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर गई, ठीक है। यानी कि मूव कर गए, यहाँ पे आ गया, यानी कि इसके पास अब ये बॉल क्या है भाई, मोशन में, यानी कि गति में है, ठीक है। समझते चलिएगा, सारा केस को मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, गति में। ये एक केस हो गया, केस 1। अब एक दूसरा केस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक बॉल को रखे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक सर्टेन हाइट h हाइट पे ये बॉल है, ये आपका बॉल अभी रुकी हुई है, ठीक है। और अब ये बॉल जो है ना मोशन में आ चुका है, गति में आ चुका है, ठीक है। ये कितना हाइट में है, सर्टेन हाइट h पे है, ठीक है मेरे भाई। क्या है, सर्टेन हाइट h पे है। अब हमको बताइए, क्या बताइएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं क्या, चलिए करेंगे, पहले इसको पहले मुझे बताने दीजिए। देखिए, ये बॉल अगर रुकी हुई है तो रुकी है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी भाई, 0 होगी। बताइए होगी कि नहीं भाई, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। वेलोसिटी अगर 0 है, इट मीन्स इसका मतलब क्या समझ में आ रहा भाई, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 है। अब एक बात बतलाइए, सरफेस से, यानी ये जो आपके पास जमीन जो दिख रहा है ना, इस सरफेस से इसकी हाइट कितनी है इस बॉल की भाई, तो आप कहेंगे सर हाइट भी 0 है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। कोई दिक्कत है, ये आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो पहले बताइए। यानी ये जो बॉल रुकी हुई है इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये 0 है प्लस ये 0 है, तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के इसके पास जो टोटल एनर्जी क्या है वो अब आपके इसके पास 0 एनर्जी है। अब इस केस में देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये बॉल क्या कर रहा है, अब इसके पास मोशन आ चुका है, यानी कि वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा भाई, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन अब एक बात बतलाइए, यहाँ हाइट क्या है भाई, 0 ही है। सरफेस से कितने हाइट पे, सरफेस पे तो हाइट 0 है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, 0 होगा। तो ये केस अब आपके पास समझ में आ गया, यानी कि इसके पास कितना एनर्जी है, ये केस 1 इसको हटा देते हैं। अगर मैं इसके पास अगर एनर्जी काउंट करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी तो भाई 0 नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। यानी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, यानी टोटल एनर्जी इसके पास कितना आ गया भाई, अब इसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। अब आइए इस केस को देखते हैं। अब इस केस में अगर देखें तो ये बॉल रुकी हुई है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये भाई कुछ इसके हाइट में क्या है, गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एक सर्टेन हाइट में पोजीशन चेंज हो चुका है, यानी h नॉट इक्वल्स टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स ये कि यहाँ पर कितना इसके पास एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो ये 0 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कुल मिलाकर के इसके पास अभी क्या है भाई, टोटल एनर्जी देखा जाए तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस केस को देखा जाए तो ये बॉडी भाई मूव कर रही है, v नॉट इक्वल्स टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गतिमान है ये बॉल। दूसरा, अब इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन में भी चेंज है, कुछ हाइट है, यानी हाइट भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब इस केस में कितना एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है इसके पास, क्योंकि ये भी है इसके पास और ये भी है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, ये केस आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए कैसे यहाँ पे 0 हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बॉल रुकी हुई है, तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, हाइट क्या है यहाँ पे 0 है, सरफेस पर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। इसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है क्या, कोई एक्सटर्नली या फिर इसको दबा रहे हैं, ऐसा तो मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया। अब ये बॉल मोशन करने लग गया तो वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगा, लेकिन हाइट तो 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब इस केस में देखा कि कुछ इसके पास हाइट आ चुका है भाई, हाइट आ चुका है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन रुकी हुई है बॉल तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब ये बॉल गतिमान आ चुकी है, गति हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगा, और अगर ये हाइट में है, इसके पास पोजीशन चेंज हुआ तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। ये इतना समझ में आया। इसका अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा,
अब देखिए इसका मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं कैसे। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपको ये बोला जा रहा है कि ये आपका कोई घर है भाई, ठीक है, ये आपका घर का खिड़की हो गया, ये दरवाजा हो गया, और ये आपका एक रूम है, यहाँ पे पलंग रखा हुआ है, ये आपका छत हो गया भाई, ठीक है, ये है आपकी छत। अब यहाँ छत पे आप क्या है भाई, खड़े हैं, छत पर आप बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। अब छत पर बैठा हुआ व्यक्ति है, इसके पास कौन सा एनर्जी है आपसे पूछा जा रहा है भाई, मेरे बताइए। अब ये छत पर बैठा हुआ है यानी वेलोसिटी तो जीरो है, इट मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं होगा सर, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो, गति के कारण ही उत्पन्न जो ऊर्जा होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन अगर देखें तो सरफेस से इसके पास कुछ हाइट है यानी हाइट जीरो नहीं है, इसमें इट मीन इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो छत पर बैठा व्यक्ति, अब यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, अब देखिए बस यहां पर मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, छत पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अगर ये दौड़ रहा है तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, हाइट में कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास होगा। तो अब दौड़ रहा है व्यक्ति या बैठा हुआ है व्यक्ति, अब ये देखना है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उसी प्रकार अब आ जाइए, डैम का पानी अगर आपसे बोला जा रहा है, ठीक है ना, जैसे कि अगर इधर डैम बना लिया जा रहा है ऐसे, है ना, तो यहाँ अभी देखिए ऐसे नहीं बनाएंगे, इधर क्या है भाई, इधर पानी स्टोर है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि डैम जो है आपका, डैम लिख रहा हूं, डैम में जो पानी है, ठीक है, इसके पास कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी है भाई ठीक है ना। और अब मैं लिख रहा हूं डैम से गिरते हुए पानी के पास कौन सी एनर्जी है। डैम से, देखिए दो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, डैम से गिरता हुआ पानी में कौन सी एनर्जी है बताइए, ठीक है भाई। तो देखिए डैम में जो पानी स्टोर है, तो इसके पास भाई ये स्टोर है, तो भाई इसके पास कुछ हाइट है, इस पानी के पास, है ना, इस पानी के पास क्या हाइट है, पोजीशन चेंज हो रहा है, स्थिति में चेंज आ रही है, बदलाव हो रही है। अगर स्थिति में बदलाव यानी एच आ चुका है, यानी एच यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डैम में जो पानी है उसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि ये गति ये मान नहीं है। यहाँ पे केवल बोला गया डैम में स्टोर जो पानी है, डैम में स्टोर पानी के पास कौन सा एनर्जी है भाई, तो पानी में जो स्टोर है भाई, पानी तो ठहरा हुआ अब, लेकिन अब ये पानी गिर रहा है, तो गिर रहा तो इसके पास वेलोसिटी भी आ चुका है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुका है नॉट इक्वल टू जीरो, और गिर रहा तो कुछ हाइट है अभी इसके पास, तो हाइट भी नॉट इक्वल टू जीरो, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो डैम में स्टोर पानी के पास एनर्जी केवल पोटेंशियल एनर्जी, डैम से गिरता हुआ पानी के पास एनर्जी तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। अब देखिए अगर कोई धनुष है इस प्रकार से, ठीक है, धनुष है और इस प्रकार से ये तीर हो गया भाई। अब इसको आपने खींचा इस तरह से, तो खींचने के कारण इसमें क्या आ गया भाई, इसका स्थिति चेंज हो गया, सॉरी इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर है भाई, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है। और अब बोला जाएगा कि लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन ऐसा कि खींची हुई धनुष में कौन सी एनर्जी स्टोर है भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं सारी चीजें, डैम वाला भी क्लियर हो गया, छत का भी कंसेप्ट मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये आपका पहले ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे छत का पानी, डैम का पानी, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो पा रही होगी। चलिए ये हो गया। अब एक चीज को और समझिएगा, ठीक है, एक चीज को मैं और समझा देता हूं। अब जैसे कि अगर आपको बोल देगा कि कोई हथौड़ा है, हथौड़ा को अगर हम उठाए हुए हैं, तो उठाए हुए यानी कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मूव तो नहीं कर रहा ना। तो दो तरह का क्वेश्चन, उठाया हुआ हथौड़ा, ठीक है, हैमर, इसके पास उठाया हुआ तो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन गतिमान हथौड़ा, तो भाई अगर गतिमान है यानी कि मूवमेंट आ रहा है इसमें, तो वेलोसिटी भी है और उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो उसके पास दोनों एनर्जी आएगा। मतलब अब सिंपल सा कुल मिलाकर के बात यह है, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन है, ठीक है, मोशन है यानी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होगा यानी कि कुछ
हाइट पे हो, सरफेस से कुछ ऊपर हो या सरफेस से कुछ नीचे भी हो सकता है। तो अगर हाइट नॉट इक्वल टू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी उसके बाद पोटेंशियल। अगर उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, जैसे धनुष को, रबड़ को आपने क्या, ये रबड़ है आपके पास, ठीक है, रबड़ को आपने खींचा दोनों साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा इस प्रकार से। तो इसके पास कौन सा एनर्जी है भाई, तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया ना, तो शेप एंड साइज चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा भाई, इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सीधा पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, या आपने इसको दबा दिया है, तो दबा देने के कारण ये रबड़ जो आपको इतना था, अब ये रबड़ इतना छोटा सा दिख रहा है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी आ गया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। कुल मिलाकर के यही बात समझ में आई हमें। अब एक चीज को और समझिए, देखिए जो आप एनर्जी के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फंसने की पूरी चांसेस, इसलिए ध्यान से सुनिए, अगले क्लास में ही क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि अभी और भी कंसेप्ट मुझे देना है। देखिए एक चीज को अभी समझिए, मैंने अभी आपको बताया एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में बताया भाई। अब एक चीज समझिए, एनर्जी को ना तो, देखिए आपने एक लाइन पढ़ा होगा, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो इट में चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या समझिए, मैंने क्या बोला, एनर्जी को ना तो उत्पादन किया जा सकता है, ना तो उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक। तो क्या किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब एक एग्जांपल ऐसा समझिए कि आप जो है भाई, ठीक है ना, आपने आलू खाया, सब्जी खाया, ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, इससे आपने एनर्जी लिया, कौन सा एनर्जी लिया भाई, आपने केमिकल एनर्जी लिया। डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में सेल चैप्टर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के बारे में देखा है, और सिंथेसिस एंजाइम जो क्या करता है, 32 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है, यानी आपके बॉडी में 32 एटीपी जो एनर्जी बना, ठीक है। अब आपके द्वारा किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, कोई मैकेनिकल कार्य किया जा रहा है, मान के चलिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको जो केमिकल एनर्जी था, मान के चलिए 100 जूल आपने खाया, खा करके आपने लिया केमिकल एनर्जी, तो भाई एनर्जी को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी से या मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, यही 100 जूल। इस 100 जूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैकेनिकल के फॉर्म में, कहीं आप दौड़ करके चल रहे हैं, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट को आप उठा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में देख रहे हैं कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी ना तो कभी खत्म हो सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका परिवर्तन होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। देखिए अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग खत्म करते हैं आज ही। पेड क्लास में मैंने बहुत शानदार वे में समझाया, लेकिन अभी भी मैं पूरा चीज को समझा भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझाऊंगा। अब वहां पे पूरा फील मैंने कराया था, तो ऐसा नहीं कि अभी फील नहीं होगा, अभी भी फील होगा, देखिएगा। कुल मिलाकर कहने का बात यही है भाई कि पेड कोर्स में बहुत शानदार वे में समझाया, मैंने समय लिया वहां पे, ठीक है ना। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे लिखा क्या गया है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही मैंने जो बताया कि जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए अब देखिए एक चीज को समझिए, जैसे कि इधर ए है इक्वल्स टू बी इंटू सी है, ठीक है। ए क्या हो गया, आपका एनर्जी हो गया, ठीक है, ए क्या हो गया, आपका एनर्जी हो गया। तो ए का वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं 100, ठीक है। तो बी का वैल्यू मैंने लिया है 50, तो सी का क्या होगा, जिससे भाई यानी LHS इक्वल्स टू RHS मुझे रखना है, क्योंकि भाई मैंने अभी क्या बताया, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर, यानी कि पूरे यूनिवर्स का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो 100 हमें रखना है, LHS इक्वल्स टू R, तो सी का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब आइए, अब हमने क्या किया है, बी का जो वैल्यू था 50 और सी का वैल्यू जो 2 था, ठीक है ना। अब हमने बी का वैल्यू को घटा दिया है, 25 कर दिया। तो देखिए हुआ क्या, बी और सी में देखिए हमने क्या किया, बी का वैल्यू को घटाया है, 50 से क्या हो गया है, 25 हो गया है। तो भाई अगर ये घटा रहे हैं तो इसको आप बढ़ाइएगा, तब तो जाकर के इधर बराबर रहेगा। यानी कि अगर एक घटेगा तो एक को बढ़ाना पड़ेगा इधर इक्वल 100 रखने के लिए। तो देखिए इसको हमने बढ़ा दिया, 2 से क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए। अब इसको हम और घटा दिए, 10 कर दिए। तो देखिए इसको हम और बढ़ा देंगे, तो देखिए क्या हुआ, अगर b घटेगा तो 1 बढ़ेगा, यानी कि
अब समझिएगा, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी को, यानी ये जो आपका जो LHS साइड है ये क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो अगर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी की बात, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम समझाएंगे, पहले अभी आप ये समझे कि नहीं भाई, एनर्जी क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपने जो खाना खाया 100 जूल, ठीक है ना, रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा वगैरह जो भी चीजें आपने खाई, कपड़ा वो नहीं खाया हुआ है, मतलब रोटी सब्जी वगैरह जो भी खाया, ठीक है। तो मैं गरीबी के डेफिनेशन पे चला गया था, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था इसलिए। तो आपने जो चीजों को खाया तो 100 जूल एनर्जी आपने लिया भाई। अब ये एनर्जी 100 जूल को क्या किया जाएगा, आप केमिकल फॉर्म में लिए तो हैं, अब आप इसको मैकेनिकल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि 100 जूल आपने खाना खा करके ले लिया एनर्जी को, अब आप इसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो मैकेनिकल एनर्जी में हो सकता है आप कुछ चल करके, या आप अपना शेप एंड साइन जिम जा रहे हो तो आपका शेप एंड साइन चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब यहाँ पे 100 जूल है तो 50 जूल अगर आपका खर्च हो रहा है काइनेटिक में, तो 50 जूल आपका पोटेंशियल एनर्जी में खत्म होगा, ठीक है, जोड़ने पे। और अगर इधर चलने में 25 जूल खर्च कर रहे हैं तो इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी में 75 जूल खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल। तो अब आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैं अभी समझाना चाहता हूं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरी से क्या यहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ पे वही लिखा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहेगा पूरा एक सिस्टम में। आपका ये जो सिस्टम आपको यहाँ पे जो दिखाया गया, इस पूरे सिस्टम में, यानी कि आप चाहे ए पॉइंट पे कैलकुलेट करिए, चाहे सी पॉइंट पे कैलकुलेट करिए, चाहे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करिए, ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको एनर्जी कांस्टेंट ही मिलेगी। ये मैंने प्रूव किया है पूरे डेरिवेशन में। अब ये डेरिवेशन में पूरा तो कराऊंगा नहीं ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एनर्जी एट ए पॉइंट, ठीक है, एनर्जी एट ए पॉइंट, एनर्जी एट बी पॉइंट और एनर्जी एट पॉइंट सी, वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि देखिए एनर्जी एट ए पॉइंट, अब मैं यहाँ पे बस समझा दे रहा हूँ डायरेक्ट, इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे ये जो बॉल है ए पॉइंट पे, इसके पास कौन सा एनर्जी है भाई, एच हाइट है, तो इसके पास क्या होगा, केवल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बॉल रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है केवल, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट ए के पास कितना, बॉल के पास कितना एनर्जी है, ए के पास mgh है, देखते रहिएगा ध्यान से, पॉइंट ए के पास। अब आइए ये बॉल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, अब बॉल यहाँ पे आ चुका है, इसको हम लोग पूरा साफ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगर बॉल आ चुका है, ये बॉल यहाँ आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये बॉल यहाँ आ चुका है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए पहले हमें ये बता, अगर ये यहाँ आ चुका है, यानी कि सरफेस से कितना हाइट है भाई, कुछ सर्टेन हाइट पे मान के चलिए कि टोटल हाइट ये h था, इसको हमने y मान लिया, तो ये कितना आ गया भाई, h माइनस वाई आ गया, ठीक है, यानी h माइनस वाई हाइट पे है, यानी इसके पास क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर ये बॉल नीचे गिर रहा है, यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, बिल्कुल है सर, यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, बिल्कुल, यानी इसका मतलब ये है कि ये जब बॉल इस सी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, तो सी पॉइंट पे जब पहुंचा तो इसके पास h माइनस वाई हाइट के कारण इतना पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और इसके पास कुछ गतिज मोशन है, क्योंकि अगर बॉल नीचे गिर रहा भाई, ठीक है, अगर ये बॉल नीचे गिर रही है तो भाई इसके पास मोशन है, गुरुत्वाकर्षण, याद करिए चैप्टर में। यानी कि अगर देखिए भाई, अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा अभी बॉल रखा हुआ, अब अगर मैं ये बॉल को यहाँ पे फोर्स लगा कर ऐसे नीचे गिरा दूं, अगर ये नीचे गिरते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होती चली जाएगी। कितना इंक्रीज होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्व त्वरण है ना, यानी कि हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज होगा। यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में इतना स्पीड इंक्रीज होते चला जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ते चली जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे जब बॉल था, यहाँ से जब बॉल आया तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया है ही, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया गया है यहाँ पे बस केवल, तो देखिए अब दोनों को जोड़ दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ देने के बाद सॉल्व करने में कितना आया, देखिए सी पॉइंट पे भी कितना एनर्जी, mgh ही है, पॉइंट ए के पास भी कितना है, mgh है। अब बॉल जस्ट यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचने वाला है, यानी कि जस्ट सरफेस को टच करने वाला है। तो अब एक चीज को समझिए, यहाँ पे मैं ये भी बात को आपको समझा देता हूँ, ये कंसेप्ट भी दे देता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ। देखिए क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, इसको मैं आपको समझाऊं कैसे। तो देखिए मान के चलिए ये कोई बॉल है भाई, ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया, सुनिएगा ध्यान से। देखिए सरफेस हो गया,
तो मुझे समझाना है अभी क्या आपको, यहाँ पे मुझे मेन चीज आपको समझाना। हाँ तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल या मुक्त अवस्था में गिराया जाता है तो क्या कांस्टेंट रहता है, ये आपसे पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो क्या कांस्टेंट रहता है, तो एक तो आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो ऑब्जेक्ट गिर रहा था ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो योग है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि उसकी कुल एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट की कुल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि कोई भी वस्तु जब नीचे गिर रही है तो मैक्सिमम उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां होगी भाई। अब एक बात बताइए, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी का मतलब समझ में आया क्या मैं बोला, पहले ये चीज समझ में आया मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी वस्तु को मुक्त अवस्था में नीचे गिराया जाता तो क्या चीज कांस्टेंट रहता है, एक गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में कितना स्पीड नीचे गिर रहा तो भाई बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी 9.8 मीटर पर सेकंड से। और जब इस सरफेस को टच करने वाला को जस्ट इसके टच करने से पहले, यानी बॉल जैसे सरफेस जमीन पे आ जाएगा तब तो फिर बॉल रुक ना जाएगा भाई टकराने के बाद, तो टकराने से जस्ट ठीक पहले यहां पर इसकी सबसे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है भाई, जस्ट जमीन से टकराने से पहले, क्योंकि एकदम जैसे नीचे आते जा रहा है इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होते चली जा रही है। क्लियर है भाई, तो जस्ट टकराने से ठीक पहले इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। और इसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप यहां पे देख भी पा रहे होंगे इस पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना आया mgh, और इस पॉइंट सी में भी कितना आ रहा है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट में भी कितना आ रहा है mgh, और इस प्रकार से पॉइंट बी में भी अगर हम लोग निकालेंगे तो पॉइंट बी में भी अगर आप देखिएगा तो कितना आएगा टोटल एनर्जी, अगर आप देखेंगे तो mgh। अभी मैं दिखाता हूं पॉइंट बी पे निकाल के। तो देखिए पॉइंट बी की अगर बात कर लिया जाए तो ये पॉइंट बी को ध्यान से रखना है, जस्ट सरफेस से टच करने से पहले है, यानी इस पॉइंट बी पर सबसे मैक्सिमम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, और हाइट क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स टू 0, मतलब ये सरफेस है भाई, और इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और हाइट ये कितना है, अप्रॉक्स टू 0। अगर हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो चलिए पॉइंट बी पे कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी 0, समझ में आ गया, हाइट 0, और वेलोसिटी क्या होगा भाई। अब वेलोसिटी ये आपका लॉज ऑफ मोशन में मैंने बता रखा सारी चीजें, इस पे हम लोग नहीं आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकलवाना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा ना भाई, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये इसलिए मैंने कहा भाई पेड क्लास एक बार अगर 200-300 खर्च कर सकते हैं, प्रैक्टिकली चीजें बताई गई है भाई। बाकी मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि अब क्लासेस कितना लंबा करूंगा भाई, 5-6 क्लास वर्क एनर्जी पावर में मैं ले रहा हूँ और 1-1 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ। अब यूट्यूब पर कितना ही मेहनत किया जाए भाई। तो भाई अब समझिए वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, प्लस 2 ये जी, ये हाइट कितना आ गया भाई, h आ गया। तो यहाँ से अब आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे वही कैलकुलेशन किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, 2gs यानी कितना डिस्टेंस, h डिस्टेंस कवर क्या है आपका पूरा यहाँ तक आने में h डिस्टेंस कवर, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2gh आ जाएगा। तो v स्क्वायरिया में निकालना, v स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 2gh, तो हाफ से ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कितना आ गया mgh। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए पॉइंट बी पे भी, ठीक है, इसको हटा लिया जाए। चलिए अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी वस्तु को, ये सब हटाइए, देखिए सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ये हो गया पॉइंट ए का, ये हो गया पॉइंट सी का, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, एक मिनट अब देखिएगा। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को, बॉल को फ्री फॉल गिराया गया तो क्या चीज कांस्टेंट है भाई, तो देखिए जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, चाहे वो एनर्जी ए पे ले लीजिए, चाहे एनर्जी सी पे ले लीजिए, एनर्जी बी पे, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे डी पॉइंट में लीजिएगा, यहाँ पे पी पॉइंट पे लीजिएगा, किसी भी पॉइंट में, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्योंकि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी को ना तो उत्पादन किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केमिकल को हीट में, हीट को केमिकल में, मैकेनिकल को आप हीट में चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक को पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज कर सकते हैं। यही हो गया एनर्जी का मतलब। तो इसीलिए एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी ए के पास कितना है, mgh है। कौन सा फॉर्म में है भाई, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में है, ठीक है।
और यहाँ सी पे भी कितना है mgh है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों वही वाला बात हो गया। यहाँ पे वही वाला बात, मतलब समझिए ए बी और सी, यानी एनर्जी हमें 100 रखना था, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100 है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी 100 पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में केवल है। अब बी पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो यहाँ 50 है तो ये भी 50 है, तो देखिए 50 50 100 हो गया। अब सी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 100 है, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया 100 हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक अगर घट रहा तो एक बढ़ गया है, अगर ये भी अगर बढ़ा है तो अभी देखिए ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है ना भाई, 0 से 50 हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी 100 से क्या हो गया 50 हो गया, घट गया है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही घट गया। समझ में आया। देखिए 100 से ये 0 हो गया, 100 से 50 घटते जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो एक घटेगा एक बढ़ेगा, तब तो जाके आपका जो LHS है या RHS है वो आपका इक्वल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अब सी पॉइंट में हमने देख लिया, बी पॉइंट में आपने देख लिया, बी पॉइंट में आपने क्या देख लिया, यानी कि सी पॉइंट में आपने क्या देख लिया, काइनेटिक एनर्जी भी है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी है और आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों को सम किए तो हमें क्या मिला mgh। देखिए दोनों को सम कर दिए हम लोग तो क्या मिला mgh। अब बी पॉइंट में केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, तो क्या है वो भी mgh। चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ क्या समझ में आया कि एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे निकालिए एनर्जी क्या आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। जितना एनर्जी आपने रखा है, 100 जूल आपने खाया है, तो 100 जूल ही आपका क्या होगा, दूसरे फॉर्म में वो खर्च हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप 80 जूल ही खर्च कर पाइएगा या 120 खर्च कर लीजिएगा, एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, फ्री फॉल नीचे गिराया जा रहा है तो दो चीज कांस्टेंट होता है, एक तो जी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरते चली जाएगी, और दूसरा एनर्जी कांस्टेंट होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आज ये एक मैकेनिकल एनर्जी से जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये मुझे आपको बतलाना था। मैकेनिकल एनर्जी से मुझे चीज़ों को बतलानी है भाई। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किधर गया भाई, चलिए मैकेनिकल एनर्जी मैं निकाल दे रहा हूँ आपका, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए देखिए मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, ये होता है क्या है, तो देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वो समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी मैकेनिक। तो अब ध्यान से समझिएगा, अब होगा क्या, जैसे कि उड़ता हुआ हवाई जहाज, देखिए उड़ता हुआ हवाई जहाज यानी उड़ रहा है, यानी वेलोसिटी भी है भाई, और हवाई जहाज उड़ रहा था यानी हाइट पे होगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो और आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी, तो बिल्कुल इसके ही सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, इसके पास कौन सा एनर्जी, फ्लाइंग एयरप्लेन पे, तो भाई इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दोनों इसके पास है, ठीक है। पूछेगा मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, या इसको इधर भी ले आइएगा, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल माइनस काइनेटिक, या काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल माइनस पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई, कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर छत पर बैठा कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, छत पर बैठा कोई व्यक्ति है, यहाँ पे छत पर बैठा हुआ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बॉल ऐसा रखा हुआ, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं होगा, 0 होगा, इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, ठीक है। तो और इसके पास मैकेनिकल एनर्जी पूछेगा तो क्या है भाई, मैकेनिकल एनर्जी क्या है इसके पास, तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में, केवल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके पास 0 है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बोल देगा कि कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति छत पर, तो इसके पास काइनेटिक पोटेंशियल दोनों, यानी इसके पास मैकेनिकल एनर्जी भी होगा, ठीक है। ये ध्यान इसको रखना है। इसके बाद अब एक चीज को मैंने गुरुत्वीय त्वरण में वो वाला कंसेप्ट दिया है कि ये वाला कि अगर देखिए ये बॉल नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो अब कोई बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूरी जा करके फिर वो बॉल वहां पे रुक जाता है ना भाई। तो ये रुक क्यों रहा है, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी इसकी गुरुत्वीय त्वरण है, यानी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड क्या होती है भाई, डिक्रीज होते चली जाती है, ठीक है ना। और डिक्रीज होते 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 क्या होती है भाई, 0 हो जाती है, फिर ये वापस रिटर्न बैक करेगा। अब जैसे नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड फिर से, यानी कोई ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में बताया, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, कितना से 9.8 मीटर पर सेकंड, जब नीचे से ऊपर से जब नीचे आएगी तो 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। तो कांस्टेंट जी होता है, और क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है।
अब एक चीज को समझिएगा, जैसे कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। पॉइंट ए है आपका ये, ठीक है, पॉइंट ए पर रखा हुआ ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पर उसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट बी पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा भाई, क्या है नहीं है इसको ध्यान से आपको समझना है। तो ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया इसीलिए मैं करवा रहा हूं। तो देखिए आपको बोल दिया गया कि जो पॉइंट बी जो आप देख रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी एक्स जूल है। कितना भाई? एक्स जूल है। तो हमें बताइए पॉइंट ए के पास, ठीक है ना, पॉइंट ए के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है, पॉइंट ए के पास इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई। तो अब आपको क्या करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना अभी मैंने आपको समझाया। एनर्जी क्या होता है भाई? नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्सो इट में चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा की ना तो उत्पादन की जा सकती है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको बदला जा सकता है, ठीक है भाई। तो यानी यहाँ पे ये टोटल एनर्जी क्या होगा, यहां से यहां तक सिस्टम में टोटल एनर्जी मुझे बताइए कितना होगा भाई। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा भाई? एक्स जूल है। आपके पास तो इतना ही है ना भाई, एक्स जूल ही है। और बाकी टोटल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी अगर आप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे भाई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही करके निकालेंगे, है ना। तो आपके पास तो पोटेंशियल एनर्जी दिया है एक्स, ये मुझे नहीं पता भाई, आपको यही निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। तो आपको निकालना इस पॉइंट ए पे कितना एनर्जी होगा, हमें बताइए भाई, इस पॉइंट ए पे कितना एनर्जी कैसे निकलेगा भाई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है आपको कि एनर्जी क्या है भाई, पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले तो क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि टोटल एनर्जी कितना है यहाँ पे? टोटल एनर्जी एक्स ही है, ये एक्स ही है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे इसके पास क्या है, ये बॉल यहाँ पर अभी रुकी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। तो बताइए टोटल एनर्जी कितना हुआ, एक्स हुआ कि नहीं? क्योंकि टोटल एनर्जी कैसे निकलता? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी, तो कितना आया? एक्स आया ना टोटल एनर्जी, बताइए आया कि नहीं? क्यों मैंने बोला, ये आपको समझ में अब आ गया, मैंने प्रूफ भी किया है भाई, अभी मैंने केवल बोला नहीं, क्योंकि इस पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब यही ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आएगा, जस्ट सरफेस से, जस्ट सट से, ये पॉइंट ए जो है ना, जस्ट सरफेस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो भाई अगर ये ऊपर है तो एच क्या हो गया? अप्रॉक्स टू जीरो हो गया अब आपका। यानी इसके पास अब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया है, लेकिन इसके पास नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी अब इसके पास जीरो नहीं है। यानी अब इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? तो भाई एनर्जी तो कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी कितना है सर? एक्स है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एक्स ही है, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? एक्स होगा। समझ में आया? बहुत लाजवाब सुंदर सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका एक तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। अब एक क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल जो पूछा गया वो मैं बता देता हूँ। जैसे बोला गया कि 40 kg, ठीक है ना, कोई वस्तु है जिसका मास 40 kg है, ठीक है। मास क्या है भाई? हिंदी में लिख दे तो द्रव्यमान क्या है? 40 kg है, ठीक है। कोई वस्तु है जो 40 kg का है, ठीक है। इसको जो है हाइट, HEIGHT, हाइट यानी कि ऊंचाई बोला जाए तो हाइट जो है कितना? 4 मीटर, ठीक है। हाइट कितना है? 4 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है। इट मीन्स ये आपका सरफेस है, और यहाँ जो हाइट हम लोग ले रहे हैं, मान के चलते हैं ये जो हाइट है भाई, ये 4 मीटर हाइट है, ठीक है। और इसका मास दे दिया गया आपको 40 kg, और इसको अब यहां से नीचे गिराया जा रहा है। कितना हाइट से? 4 मीटर हाइट से नीचे गिराया जा रहा है। इट मीन्स अगर अब नीचे गिराया जा रहा है तो इसके पास अभी है क्या भाई? पहले हमें अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, और बोला ये गया है कि जो गुरुत्व त्वरण जो है 9.8 मीटर, 9.8 नहीं लेंगे, इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ग्रेविटेशनल चैप्टर को एकदम पहले तो ग्रेविटेशनल चैप्टर, पहले लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल चैप्टर को खत्म करिए, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर पाइए। तो और बोला यह गया कि नीचे गिराया जाता है और जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो बोला गया कि जमीन से ठीक टकराने से पहले, यानी ये पॉइंट पे, मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जमीन से ठीक टकराने से पहले वाला जो पॉइंट बी है, ठीक है, यानी पॉइंट बी पे, यानी जमीन से ठीक, क्योंकि जमीन पर टकराने के बाद तो भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बॉल नीचे गिरेगी। तो जमीन से ठीक टकराने, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जमीन से ठीक टकराने से पहले, जमीन से ठीक टकराने से पहले, जमीन से ठीक टकराने से पहले बताइए हमें कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, एक तो भाई मतलब वो तो पुराने सिस्टम से आप बनाइएगा क्या कि भाई यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हाफ mv स्क्वायर करेंगे। मास पता है
कितना है 40 kg, वी स्क्वायर निकालेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब हाइट के फॉर्म में है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस क्यों किया भाई? क्योंकि नीचे गिर रहा है, नीचे गिरेगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस होता है। अभी ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट है। इनिशियल वैल्यू 0, 2, g का वैल्यू 10 दिया है, हाइट कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8, 10 80 हो गया। ठीक है, 40 दूनी 80, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, 40 मास है। ये भी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 80 आया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 20, 8 दूनी 1600 जूल काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये तरीका है भाई, मतलब सबसे फालतू तरीका है, क्योंकि ये वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है भाई। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यूज करने आना चाहिए, यहाँ पे ये मेन चीज है। तो भाई अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है भाई, अगर ये नीचे गिर रहा है तो हाइट क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। अगर हाइट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, है ना? याद करिए, एनर्जी इक्वल्स टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और पॉइंट बी पे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर घटेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे, और वेलोसिटी इंक्रीज होगा यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये तो मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये सब एग्जामिनेशन में नहीं करना। ये मैं आपको बस फील करा रहा हूँ भाई कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या होगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखें तो हाइट क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो कुल एनर्जी क्या होगा भाई? कांस्टेंट रहेगा ना। कुल एनर्जी क्या रहेगा भाई मेरे? कांस्टेंट रहेगा। तो कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, रखा हुआ बॉल ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी है केवल, तो कितना हो गया? mgh हो गया। यहाँ पे अगर रखा हुआ बॉल है तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितना है? mgh। तो अब टोटल एनर्जी mgh है, तो ये mgh से जब नीचे आ रहा है भाई, तो यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, यानी mgh हो गया। मास 40, 10, हाइट कितना है? 4, 4 चौके 1600 जूल। यानी यहाँ पे तो अभी मैंने आपको बता दिया था ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो स्टोर है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है जमीन से जस्ट ठीक टकराने से ठीक पॉइंट पहले, इसके पास अब वो कौन सा एनर्जी में चेंज हो गया? वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ये क्वेश्चन है आपका। यानी कि जो एनर्जी पॉइंट बी पे है, कौन सा फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो बराबर ए पॉइंट में किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया? तो ये भी तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। ये भी बना सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन फिर इतना फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। यहाँ मतलब सिंपल है कि यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास, कोई ऑब्जेक्ट वस्तु जिसकी द्रव्यमान 20 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg कुछ भी है, और एक 4 मीटर हाइट से उसको नीचे गिराया जाता है। अगर गिराया जा रहा है यानी कि वेलोसिटी अभी 0 है भाई, मतलब जब गिराने से पहले क्या वेलोसिटी 0 है। अगर 0 है तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? हाइट के फॉर्म में mgh ही है ना केवल। काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी mgh है। तो अब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा इस पूरे सिस्टम में। तो यहाँ इस बी पॉइंट में अगर ये हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? mgh फॉर्म में ही ना होगा, केवल mgh ही होगा ना एनर्जी। तो mgh यहाँ लिख करके आप निकाल लेंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है भाई। ठीक है, तो ये इतना तो फार्मूला इधर रहा, और भी कुछ फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे डिराइव वगैरह किए होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ को मैं अगर बताऊँ तो देखिए, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस केस में बताइए क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? देखिए नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो हाइट इंक्रीज हो रहा है भाई, है ना? हाइट इंक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? घट रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। याद करिए गुरुत्वाकर्षण, 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी घट रही है। तो अगर वेलोसिटी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ये दूसरा केस में अगर बॉल नीचे से ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और नीचे आ रहा है यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
समझ में आ गया ना भाई। तो ओवरऑल मैंने पूरा कंसेप्ट अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको भी बताया। फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूँ, देखिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ अभी, ठीक है। ये मान लेते हैं h हाइट पर रखी हुई है भाई। ये पॉइंट आपका A है और यहाँ पॉइंट जस्ट ज़मीन से टकराने से पहले का पॉइंट B है, ठीक है। तो अब ये एक पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इसके पास अभी एनर्जी क्या है भाई, इस पूरे सिस्टम की अगर एनर्जी पूछ ली जाए तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी तो अभी जीरो है, इसके पास क्या है, केवल पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा, इसका मास GH होगा, है ना। यानी कि टोटल एनर्जी कितना है भाई, mgh है। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट B पे जमीन से ठीक टकराने से पहले की बात अगर की जाए तो इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाएगा तो भाई इस पॉइंट B पे यहाँ पे क्या है, हाइट 0 है और नीचे आ रहा तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो भाई एनर्जी कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना है, mgh है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल गया। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा है एनर्जी का वैल्यू कितना आया, mgh आया, ठीक है। कैसे आया भाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अभी इस पॉइंट B पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से मैं आपको करवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट बार मैं समझा रहा हूँ भाई। देखिए इस पॉइंट A की बात की जाए तो पॉइंट A पर टोटल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0, यानी टोटल एनर्जी पॉइंट A पे क्या आ गया आपका, mgh आ गया। अब पॉइंट B पे कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा। पॉइंट B पे अगर कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो पॉइंट B पे आपको एनर्जी निकालना है। तो पॉइंट B पे एनर्जी अगर आपको निकालना है, पॉइंट B पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। पॉइंट B पे आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट B पे अगर काइनेटिक निकालना है तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B पे क्या होगा, हाइट 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। और टोटल एनर्जी कितना आपने निकाला है, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B पे कितना निकल गया, mgh नहीं निकला, बताइए। अब आपके माइंड में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। हाँ भाई होता है बिल्कुल, यहाँ पे तो हाफ mv² फॉर्मूला यूज करके ही तो मैंने हटा दिया, क्या वही फार्मूला यूज करके तो मैंने निकाला ना वहाँ से mgh को। मतलब देखिए हाफ mv² होता है ना, यही बोलना चाह रहे हैं, हाफ m। तो v² के जगह आप लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। u का वैल्यू 0 तो v² इक्वल टू 2gh। तो v² का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2gh। अभी तो सॉल्व करिए, 2 2 कट गया तो क्या आया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू mgh। तो वही बोला जा रहा है कि कई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो A के पास जो है वो बराबर है B के किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर में। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट B, ठीक है। तो चलिए ये अब आपका वर्क एनर्जी पावर का पूरा फुल कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया फाइनली पार्ट 4 में। 4 क्लास में आपका एनर्जी का भी पूरा कंसेप्ट हो गया है। 2 क्लास में फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस या एक क्वेश्चन में मैराथन ही लगाएंगे। और 6th पार्ट 1 पार्ट 6 में पूरा हम लोग मैराथन रिवीजन कंसेप्ट के साथ फिर से कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए अभी आपका इसमें बताने को ऐसे बहुत चीज़ें था, जैसे कि इम्पल्स मैंने नहीं बताया, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, इम्पल्स जैसे हो गया, संवेग का कंसेप्ट आपको भी देना बाकी था, मोमेंटम का। तो देखा जाएगा आगे, जैसे मेरे मन आपका सपोर्ट जैसा रहा, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम का, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो कॉलिजन होता है, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद वाला कंसेप्ट है। और इसके एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, बम का विस्फोट हो गया, गन वाला, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक, एक तो इम्पल्स और मोमेंटम, ये 2 चीज़ मैंने केवल नहीं बताया आपको अभी तक। बाकी कोशिश होगी नेक्स्ट क्लास में जैसा होगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइएगा कैसा सेशन लगा। और जो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी आपके पास है, एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में। और कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।